आप नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 006 शांति और संघर्ष अध्ययन इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, एमपीएससी 006 में नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति की अवधारणा या तो इनमें भेद आ सकता है या इनकी विशेषताओं के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की पूरी तरह संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। संघर्ष चाहे व्यक्ति के अंतर मन से संबंधित हो या व्यक्तियों के मध्य संघर्ष से अथवा विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष से संबंधित हो, इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, यहाँ पर विचारक का मानना यह है कि संघर्ष जो है, चाहे वो व्यक्तियों के बीच का हो, चाहे वो धर्मों के बीच का हो, चाहे वो विभिन्न जातियों के बीच का हो, संघर्ष जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी वो हमेशा संघर्ष चलता रहता है, इसे पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन संघर्ष को केवल कम किया जा सकता है। संघर्ष को समाप्त करने में विभिन्न सभ्यता और वैचारिक उपायों आदि के माध्यम से अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। अगर हम प्राचीन काल से जानें कि प्राचीन काल से बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं, बहुत सारे वंशों का शासन रहा है। संघर्ष समाप्त करने में सभ्यताओं ने भी अपनी अहम भूमिका निभाने की कोशिश करी है और वंशों ने भी, लेकिन संघर्ष फिर भी चलता रहा और संघर्ष आज भी जारी है। ये संघर्ष का तात्पर्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वो धर्मों के बीच का संघर्ष हो या सत्ता को लेकर संघर्ष हो, चाहे वो जातियों के बीच में संघर्ष हो, चाहे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने का संघर्ष हो। ठीक है बच्चों, लेकिन संघर्षों को केवल कम किया जा सकता है। संघर्ष को समाप्त करने में विभिन्न सभ्यताओं और वैचारिक उपायों आदि के माध्यम से अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं, परंतु संघर्ष को दूर न कर पाए। शांति की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणाओं के मध्य सैद्धांतिक भेद पैदा होता है। अगर मैं बात करूं नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति, नकारात्मक शांति वह शांति होती है जिसके कारण समाज में अशांति का माहौल पैदा होता है, यानी जहाँ पर संघर्ष बिल्कुल भी समाप्त नहीं होता। और सकारात्मक शांति वे होती है जो पॉजिटिव तरीके से शांति स्थापित की जा सकती है, यानी संघर्ष कैसा भी हो और संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए नकारात्मक शांति की अवधारणा और सकारात्मक शांति की अवधारणा के बीच में भेद भी पूछा जा सकता है। विश्व शांति के लिए सकारात्मक शांति और नकारात्मक शांति का विचार सर्वप्रथम जॉन गल्टन ने दिया था। अतः उन्हें सकारात्मक एवं नकारात्मक शांति केवल हिंसा या युद्ध की अनुपस्थिति को संदर्भित करती है। संघर्ष विराम के दौरान चलने वाली शांति नकारात्मक शांति का एक उदाहरण है। तो बच्चों, आपको पता पड़ गया होगा कि नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति स्थापित करने में विभिन्न सभ्यताओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। वास्तव में वो भी किसी भी हिंसा को यानी संघर्ष को समाप्त करने में वो असमर्थ रहे हैं। अब बात करते हैं नकारात्मक शांति होती क्या है। ध्यान से समझिएगा नकारात्मक शांति, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा अलग हट की अवधारणा है जो समझने में बहुत ज़्यादा कम आती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो नकारात्मक शांति सदैव शांतिपूर्ण साधनों से नहीं होती। तो नकारात्मक शांति केवल हिंसा और युद्ध की अनुपस्थिति को दर्शाती है। इसमें प्रत्यक्ष हिंसा का अभाव हो सकता है, परंतु नकारात्मक शांति के दौरान संरचनात्मक हिंसा प्रचलित है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर नकारात्मक जो शांति है उसकी अवधारणा के बारे में बताया कि नकारात्मक शांति बिल्कुल शांतिपूर्ण साधनों से नहीं होती, बल्कि नकारात्मक शांति जो हिंसा को बढ़ावा देने वाले जो कारक होते हैं, हथियार या जैसे अस्त्र शस्त्र, घृणा, भेदभाव, उससे समाज में नकारात्मक शांति स्थापित होती है। और साथ ही साथ में ये हिंसा प्रत्यक्ष हिंसा नहीं है, तो संरचनात्मक हिंसा के रूप में आप नकारात्मक हिंसा को शांति को देख पाओगे। कि प्रत्यक्ष हिंसा तो होती है जो कि दो धर्मों के बीच में हिंसा होती है, दो जाति के बीच में हिंसा होती है, दो वर्गों के बीच में हिंसा होती है, वो प्रत्यक्ष हिंसा है। वास्तव में प्रत्यक्ष हिंसा हो या ना हो, संरचनात्मक हिंसा भी हो सकती है नकारात्मक शांति की। तो संरचनात्मक हिंसा प्रचलित है। नकारात्मक शांति के किसी भी प्रकार के संघर्ष या हिंसा के प्रति उपचारात्मक सोच बनाने के लिए होती है। जी, नकारात्मक शांति स्थापित नहीं होगी अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है और आपकी जो सोच है वो नेगेटिव है, तो डेफिनेटली हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, शांति स्थापित नहीं हो सकती।
शांति के साधनों के बिना इस प्रकार की शांति बहाल हो सकती है। शांति कभी कभी हिंसा या युद्ध का सुझाव भी दे सकती है। नकारात्मक शांति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, वोल्डिंग के अनुसार, अब यहाँ पर विशेषताओं के बारे में, वोल्डिंग के अनुसार नकारात्मक शांति का अभिप्राय समस्त स्तरों पर संघर्ष को कम करना है, लेकिन ये पूर्णतः समाप्त नहीं होता। तो वोल्डिंग के अनुसार ये कहते हैं कि जो नकारात्मक शांति है का अभिप्राय है समस्त स्तरों पर संघर्ष को कम करना है, लेकिन वो संघर्ष पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। ये पहली एक विशेषता है। दूसरा, नकारात्मक शांति की अवधारणा प्रत्यक्ष हिंसा पर जोर देती है, जिससे मानवीय अस्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना, जो नकारात्मक शांति है यानी प्रत्यक्ष हिंसा को बढ़ावा देती है, और आपको पता ही है जिस समाज में या जिस राज्य में अगर हिंसा होती है तो वहाँ पर मानवीय अस्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, नकारात्मक शांति की अवधारणा के उदय का कारण अस्त्र व शस्त्र की होड़ भी है। अगर आप हथियारों की होड़ों को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली समाज में अशांति को बढ़ावा मिलता है और हिंसा तीव्र गति से होती है, यानी आप अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से संघर्ष को बढ़ावा देते हो। नेक्स्ट है, नकारात्मक अवधारणा में संघर्ष विभिन्न समुदायों के बीच या राष्ट्रों के बीच अथवा व्यक्तियों के मध्य भी हो सकता है। तो नकारात्मक अवधारणा में साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो संघर्ष है वो समुदायों के बीच में या दो देशों के बीच में या व्यक्तियों के मध्य भी हो सकता है। ये हमने बात करी नकारात्मक अवधारणा के बारे में। अब हम बात करेंगे सकारात्मक शांति होती क्या है। सकारात्मक शांति का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें संघर्ष की अवस्थाओं के स्पष्ट और अस्पष्ट प्रभाव से बचने के मिले जुले प्रयास किए जाते हैं। तो सकारात्मक शांति के अंतर्गत जितने समाज की जो संघर्ष है यानी द्वंद्व है उसको समाप्त करने वाले वे सभी साधन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और शांति के साथ साथ सुरक्षा की भी स्थापना होती है, उसे हम सकारात्मक शांति कहते हैं। एक और हस्तक्षेपवादी राज्य के उदाहरण है जिसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला अथवा पुलिस राज्य कहा जाता है। तो हमारी सकारात्मक शांति को स्थापित करने में आपको पता ही है हमारे राज्य के द्वारा बनाए गए कानून और इसके अलावा जो हमारे पर पुलिस मिलिट्री होती हैं ये भी सकारात्मक शांति को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। दूसरी ओर कल्याणकारी राज्य है और हम समाज में सकारात्मक शांति लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं, अधिक से अधिक जन कल्याण के कार्य करने से भी हम उनके बीच में संघर्ष का अंत कर सकते हैं। जो हमारी बात को ठीक से समझते हैं वे राज्य मानव के सर्वाधिक कल्याण के लिए अनेक कार्य करते हैं। प्रथम श्रेणी शांति की नकारात्मक संकल्पना को प्रदर्शित करती है जबकि दूसरी श्रेणी सकारात्मक संकल्पना को स्पष्ट करती है। तो शांति की दो अवधारणाएं, एक है नकारात्मक एक है सकारात्मक। तो नकारात्मक पहला है और दूसरी श्रेणी है सकारात्मक की। सकारात्मक शांति की अवधारणा को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सकारात्मक शांति की क्या विशेषता है। पहला है, सकारात्मक शांति की अवधारणा का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें संघर्ष की स्थिति के स्पष्ट और अस्पष्ट प्रभाव से बचना है। तो सकारात्मक शांति की जो स्थापना है यानी सकारात्मक शांति वह शांति होती है कि जिसमें हम संघर्ष की स्थिति या तो स्पष्ट व अस्पष्ट प्रभाव यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से अगर हम बचते हैं तो इससे हमारे संघर्ष का अंत होता है और सकारात्मक शांति की स्थापना होती है। तो सेकंड पॉइंट है, सकारात्मक शांति की अवधारणा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हिंसा व संघर्ष का विरोध करती है। डेफिनेटली सकारात्मक शांति कभी भी हिंसा को स्वीकार नहीं करती और सकारात्मक शांति जो है वो हमेशा अमन और सुरक्षा को बनाने में कार्यरत रहती है क्योंकि ये मानवीय अस्तित्व को खतरा पहुंचाते हैं। तो सकारात्मक शांति जो है मानवीय अस्तित्व को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये सकारात्मक शांति जो है नकारात्मक शांति की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए नहीं करती क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक अवधारणा जो है वो मानवीय अस्तित्व पर चोट पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट है, सकारात्मक शांति की स्थापना के लिए राज्य को मनुष्य के कल्याण के कार्य करने चाहिए, अर्थात सकारात्मक शांति की स्थापना के लिए कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। तो सकारात्मक शांति की स्थापना कल्याणकारी राज्य में स्थापित हो सकती है। इनका मानना यह है कि कल्याणकारी राज्य मनुष्य को उनके कल्याण के लिए विभिन्न निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और मनुष्य के विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जिससे
हर मनुष्य का कल्याण हो और मनुष्य संघर्ष से दूर रहे, जिसके कारण समाज में शांति की स्थापना हो सके। सकारात्मक शांति इस बात को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है, सकारात्मक शांति की स्थापना के लिए नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने अधिकार और स्वतंत्रता का प्रयोग करके समाज में एक उचित स्थान प्राप्त कर सके और अपने वो जीवन जीने के लिए व्याप्त जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर सके, जिससे समाज में शांति की स्थापना हो सके और सकारात्मक शांति स्थापित हो सके। तो बच्चों, ये हमने नकारात्मक और सकारात्मक शांति की अवधारणा को स्पष्ट किया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो MPSC 006 की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।